आइए आज हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे प्रबल विद्युत अपघट्ट यानी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पर देखिए हमने फिगर देखा है, जलीय विलयन में एसिडिक अम्ल जो कि दुर्बल विद्युत अपघट्ट है यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, एवं पोटेशियम क्लोराइड जो कि प्रबल विद्युत अपघट्ट है यानी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर चालकता के विपरीत C½ का आरेख, C की पावर ½ यानी कंसंट्रेशन, ये रूट कंसंट्रेशन है, अंडर रूट C कह सकते हैं। C½ कहें या अंडर रूट C कहें। तो इसके बीच ग्राफ है, तो यहाँ आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जो एसिटिक अम्ल है इसकी मोलर कंडक्टिविटी ये और ये कंसंट्रेशन, इसमें अगर देखा जाए तो देखिए ग्राफ बहुत धीरे धीरे इस तरह से कर्व्ड रूप में ऐसे आ रहा है, जबकि KCl वाला सीधी रेखा है। इसका मतलब ये है कि ये CH3COOH की सांद्रता बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है। देखिए यहाँ से आते 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 ये यहाँ तक आई है कर्व्ड रूप में बहुत धीरे धीरे, और ये कितना नीचे है, ये मोलर कंडक्टिविटी वाली रेखा में ये नीला वाला ग्राफ जो एसिटिक एसिड का है कितना नीचे है, यानी सांद्रता कितनी ज़्यादा बढ़ा दी 0.4 तक, तब भी मोलर कंडक्टिविटी अगर यहाँ से पीछे रेखा खींचें और मिलाएं इस वाली रेखा में तो बहुत नीचे है, यानी सांद्रता बहुत ज़्यादा करने पर भी इसकी मोलर कंडक्टिविटी बहुत कम है। और इसमें देखिए रेखा कितनी ज़्यादा ऊपर है, अगर यहाँ से हम पीछे मिलाएं तो इसका मतलब ये हो रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी KCl की ज़्यादा है। और यहाँ पर देखिए कंसंट्रेशन की बात देखी जाए तो यहाँ तक ग्राफ आ रहा है, इसका मतलब ये है कि कंसंट्रेशन बढ़ाने पर देखिए ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है, इसका मतलब सांद्रता बढ़ाने पर अगर हम पीछे वाली रेखा में खींचे तो यहाँ मिलान करेगा, मतलब जब सांद्रता कम थी यहाँ पर तो मोलर कंडक्टिविटी ज़्यादा थी, क्योंकि देखिए रेखा ऊपर को है, और जैसे जैसे इसकी सांद्रता बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं सांद्रता या कंसंट्रेशन, वैसे वैसे रेखाएं नीचे को आ रही है, मतलब मोलर कंडक्टिविटी घट रही है। क्योंकि यहाँ से अगर इस पे ग्राफ डालेंगे तो इस वाली रेखा में ये नीचे आएगा, यहाँ से इस रेखा में ऊपर आएगा, तो जहाँ ऊपर आएगा उसका मतलब ये है कि मोलर कंडक्टिविटी ज़्यादा है, जहाँ पे ग्राफ नीचे आएगा इसका मतलब मोलर कंडक्टिविटी कम है। तो इस प्रकार से हम लोग समझ रहे हैं एसिटिक अम्ल और KCl यानी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो किस प्रकार से इसमें कंसंट्रेशन के चेंज होने से मोलर कंडक्टिविटी चेंज हो रही है। अब देखें हम पढ़ेंगे प्रबल विद्युत अपघट्ट यानी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। तो कह रहा प्रबल विद्युत अपघट्टों के लिए λm का मान तनुता के साथ धीरे धीरे बढ़ता है। ध्यान दीजिए, जो हमारे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट हैं इनमें क्या होता है कि अगर हम किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करें यानी तनु करें, यानी उसका गाढ़ापन कम कर दें, सांद्रता को कम कर दें, तो कह रहा है कि उनमें जो है λm का मान धीरे धीरे बढ़ता है। तो यहाँ पर देखिए कंसंट्रेशन जब हम बढ़ा रहे हैं, कंसंट्रेशन ये KCl हमारा स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, तो कह रहा है इसमें प्रबल विद्युत अपघट्टों के लिए λm का मान तनुता के साथ धीरे धीरे बढ़ता है, यानी कहने का मतलब ये है कि इधर जाने पर सांद्रता आ रही है। देखिए कंसंट्रेशन है ना, सांद्रता इधर आने पर ज़्यादा सांद्रता होगी, इसका मतलब हमको इधर जाना है, तब उल्टा जाने पर तनुता आएगी यानी डाइल्यूशन आएगा, विलयन कम गाढ़ा रहेगा, क्योंकि इधर जाने पर सांद्रता आएगी, गाढ़ापन बढ़ेगा, तो इधर जाने पर तनुता बढ़ेगी। तो इधर जब जा रहे हैं तो यहाँ से देखिए अगर ये ग्राफ खींचे ऐसे सीधी रेखा तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे 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 सीधी रेखा है,
जबकि देखिए एस्टिक अम्ल वाला एक कर्व में बढ़ जा रहा है। जब ये कर्व में बढ़ता है तो हमने पीछे पढ़ा था कि कर्व कब होता है ये ग्राफ, जब कोई चीज स्क्वायर में होती है। जैसे ए प्रोपोर्शनल हो एक्स स्क्वायर के, तो अगर इस तरह से ग्राफ बनाया जाए, इसमें ए कर दिया जाए, इसमें एक्स कर दिया जाए, तो ग्राफ इस प्रकार से बनेगा, कर्व हो जाएगा। और अगर हम इसमें ए कर दें, एक्स इसमें कर दें, तो ग्राफ इस प्रकार से हो जाएगा, कर्व हो जाएगा। मतलब बहुत ज्यादा है, स्क्वायर में बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में सीधी रेखा है ग्राफ, तो इसको गाढ़ेपन को कम करने पर यानी तनु करने पर कंसंट्रेशन या मोलर कंडक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ रही है। देखिए ग्राफ धीरे धीरे जा रहा है, जबकि एस्टिक अम्ल में ढीला करने पर यानी तनु करने पर एकदम ऐसे भाग जा रहा है ऊपर की ओर। देखिए ये, तो इसे निम्नलिखित रूप से समीकरण द्वारा निरूपित किया जा सकता है। तो लैम्डा एम इक्वल टू ई नॉट एम माइनस ए सी की पावर हाफ। तो इसको बॉक्स में हम लोग बंद कर लेंगे, ये बॉक्स में बंद कर लिया। अब बता रहा है कि यह देखा जा सकता है कि यदि लैम्डा एम को सी हाफ के विपरीत आरेखित किया जाए चित्र 2.6 में, तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है जिसका अंतःखंड ई नॉट एम एवं ढाल ए के बराबर है। तो ध्यान दीजिए, यहां तक अंडरलाइन कर लीजिए, फिर समझते हैं। अब देखिए ये कह रहा है, इसको देखते हैं, थोड़ा अंग्रेजी में देख लेते हैं। देखिए कह रहा है, इट कैन बी सीन दैट इफ वी प्लॉट फिगर 2.6 डेल्टा एम अगेंस्ट सी हाफ, वी ऑब्टेन ए स्ट्रेट लाइन विद इंटरसेप्ट इक्वल टू लैम्डा 0 एम। इंटरसेप्ट मतलब अंतःखंड, ये लैम्डा 0 एम है, जो ई 0 एम लिखा है ये लैम्डा 0 एम है। इसको सही कर लीजिए, यहाँ भी देखिए ई 0 एम लिखा है। तो हिंदी और इंग्लिश वाली बुक में थोड़ा अंतर है, इसने लैम्डा 0 एम लिखा है स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी, उसने ई नॉट एम लिख दिया है। तो थोड़ा ध्यान देना है कि ये लैम्डा 0 एम है, ये लैम्डा 0 एम है। तो ये कह रहा है हमसे, देखिए स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की बात हो रही, KCl हमारा स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये जो रेखा है, लाइन है, इसका ये अंतःखंड मतलब इंटरसेप्ट है, जहां पर काट रही है। तो ये क्या है हमारा, कह रहा है यह देखा जा सकता है कि यदि लैम्डा एम को सी हाफ के विपरीत आरेखित किया जाए, जैसा चित्र 2.6 में दिखाया गया है, तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है जिसका अंतःखंड लैम्डा 0 एम एवं ढाल ए के बराबर है। तो ये अंतःखंड कितना हो गया, ये जो खंड लैम्डा 0 एम, और ये जो ढलान है, ये ढलान क्या है, ए के बराबर है। तो ये जो ढलान लिखी गई है, इसमें लिख दीजिए ये ढलान, ढलान यानी जो ये ढालपन है रेखा का, उसको ए से, और जो अंतःखंड इंटरसेप्ट है अंग्रेजी में अंतःखंड, वो क्या है, लैम्डा 0 एम। इसमें देखिए ई 0 एम लिखा है, इंग्लिश वाली बुक में लैम्डा 0 एम लिखा है। तो इसको समझने का प्रयास करें। अब देखिए ये ढलान हमारी ए हो गई, और ये अंतःखंड ये जो कटा है ये लैम्डा 0 एम हो गया, जिसको अंग्रेजी में इंटरसेप्ट बोलेंगे। कह रहा दिए गए विलायक यानी सॉल्वेंट एवं ताप पर स्थिरांक का मान वैद्युत अपघट्ट के प्रकार अर्थात विलयन में वैद्युत अपघट्ट के वियोजन से उत्पन्न धनायन एवं ऋणायन के आवेशों पर निर्भर करता है। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द आ गया वियोजन यानी डिसोसिएशन।
तो लिसिस और डिसोसिएशन में क्या अंतर है ये हमको समझना है। तो देखिए, वियोजन का मतलब डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का मतलब ये है कि अगर वो अलग हो जाए, ऊर्जा देकर के उनको अलग कर दिया जाए। तो ध्यान दीजिए, वियोजन जो है इसको अंग्रेजी में डिसोसिएशन कहेंगे। इसको देख लेते हैं, डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन में क्या होता है कि अगर कोई चीज दो या दो से अधिक भागों में टूट जाए तो ऊर्जा हटा लेने पर या एनर्जी न देने पर वो फिर से अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। जबकि अपघटन या लिसिस जो होता है उसमें टूटने के बाद वो अपनी पूर्ण पूर्व स्थिति में अपने आप नहीं लौट पाती। तो ये ध्यान देना है कि जैसे KCl K+Cl- में टूट जाए, यानी लिसिस हो इसकी, तो ये फिर से KCl नहीं बनेगा। लेकिन अगर किसी यौगिक का वियोजन हो यानी डिसोसिएशन हो, तो जैसे ही हम ऊर्जा हटाएंगे वो फिर से अपनी वैसी स्थिति में आ जाएगा। तो इन दोनों में अंतर समझना है। तो यही कह रहा है कि दिए गए विलायक एवं ताप पर स्थिरांक A का मान, यानी जो सॉल्वेंट हमको दिया गया है और जो टेम्परेचर दिया गया है, तो ये जो कांस्टेंट A है इसका मान इलेक्ट्रोलाइट के टाइप अर्थात विलयन में वैद्युत अपघट्ट के वियोजन से उत्पन्न धनायन ऋणायन के आवेशों पर निर्भर करता है। यानी जो डिसोसिएशन हो रहा है इसका मतलब ये फिर से अपनी पूर्व स्थिति में आ सकता है। तो देखिए, अपघटन नहीं लिखा है, वियोजन लिखा है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो इसको अंडरलाइन करते हैं। तो फिर से पढ़िए कि जो कांस्टेंट A है जिसको इस रेखा का ढाल बोल रहे हैं, तो कह रहा है विलयन में विद्युत अपघट्ट के टाइप और डिसोसिएशन, इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन से उत्पन्न पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के चार्ज पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रोलाइट के टाइप और जो टूटने के बाद चार्ज बनेंगे, मतलब प्लस और माइनस चार्ज बनेंगे, उनके कितने पावर हैं, आवेश है, उनमें कितना आवेश है या चार्ज है, उस पर निर्भर करता है। अब देखिए नीचे लिखा गया, इसको भी समझिए। जैसे कह रहा है कि अतः NaCl CaCl2 MgSO4 क्रमशः 1-1, देखिए Na+Cl- एक चार्ज प्लस का एक माइनस का, CaCl2 में 2 चार्ज +2 और इसमें 2Cl-, तो 1-1, इसमें 2-1, Cl में एक चार्ज होता है और Ca में +2 होता है। इसमें Mg में +2 चार्ज होता है, SO4 में -2 होता है। तो वही कह रहा है कि वैद्युत अपघट्ट के रूप में जाने जाते हैं। इस प्रकार के सभी वैद्युत अपघट्टों के लिए A का मान समान होता है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है जैसे NaCl है तो इसमें Na+Cl- तो 1-1 लिखा है। CaCl2 में Ca में +2 होता है, Cl में -1 तो 2-1 लिखा है। MgSO4 में Mg में +2 SO4 में -2 तो 2-2 लिखा है। कह रहा है इस प्रकार के वैद्युत अपघट्ट के रूप में जाने जाते हैं। मतलब इसमें पॉजिटिव वाला भी 1 है, नेगेटिव वाला भी 1 है, तो 1-1 टाइप लिखा है। पॉजिटिव वाला +2 है, नेगेटिव वाला -1 है, तो 2-1 टाइप बता रहा है। Mg में +2 है, SO4 में -2 है, तो 2-2 टाइप के विद्युत अपघट्ट यानी इलेक्ट्रोलाइट माने जाते हैं। तो कह रहा है एक प्रकार के सभी वैद्युत अपघट्टों के लिए A का मान समान होता है। तो मतलब जैसे NaCl है और KCl ले लिया जाए तो ये भी 1-1 टाइप होगा, क्योंकि K में भी +1 होता है, Cl में -1, Na में +1 होता है, Cl में -1 होता है। तो 1-1 टाइप के KCl और NaCl दोनों हुए। तो एक प्रकार के सभी वैद्युत अपघट्टों के लिए A का मान समान होता है। कहने का मतलब ये है कि NaCl और KCl दोनों 1-1 टाइप के हैं, इसलिए इन दोनों के लिए जो A का मान है वो समान रहेगा। तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए। देखिए एक एक लाइन में बहुत दम है।
अपघटन और वियोजन में अंतर समझिए। वियोजन रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी फिर से रिवर्स हो सकती है, जबकि अपघटन हमारी एक ही दिशा में चलती है, यानी अगर दो भागों में टूट गया तो फिर वो जुड़ के एक भाग नहीं बनाएंगे, जबकि वियोजन या डिसोसिएशन में फिर से एक भाग बना लेंगे। तो ये चीज ध्यान देना। अब देखिए क्वेश्चन आ जाता है, इसको करके हम लोग समझते हैं। तो देखिए उदाहरण नंबर 2.6 है, कह रहा है कि 298 केल्विन पर विभिन्न सांद्रताओं के KCl विलयनों की मोलर चालकता निम्नलिखित है। तो एक कंसंट्रेशन दिया है और ये मोलर कंडक्टिविटी दिया है, मोलर कंडक्टिविटी दिया है, मोलर चालकता ये वैल्यू दे दिया है। कह रहा है दर्शाइए कि लैम्डा एम, इसमें देखिए EM लिखा है, अंग्रेजी वाले में लैम्डा एम, तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है, ये मोलर कंडक्टिविटी है और ये स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी है। मोलर कंडक्टिविटी है ये, और ये मानक मोलर चालकता है, यानी स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कि 0 लगा होगा तो उसे मानक बोलेंगे, हालांकि वो 0 नहीं है, उसका मतलब होता है, लेकिन हम जनरली उसको 0 ही बोलेंगे। तो यहाँ पर जो है KCl के लिए E0M एवं A के मान ज्ञात करना है, यानी मोलर कंडक्टिविटी और जो स्लोप है हमारा, ढाल है उस लाइन का, वो ज्ञात करना है। तो सीधा फार्मूले पर आधारित है। तो देखिए दी गई सांद्रताओं का वर्गमूल लेने पर हम पाते हैं, वर्गमूल लेते हैं, क्यों? यहाँ पर देखिए ये C की पावर हाफ है सांद्रता, तो C की पावर हाफ लिखे या रूट एक ही बात है, तो रूट का मतलब होता है वर्गमूल, इसलिए वर्गमूल के फॉर्म में हम पहले ही निकाल ले रहे हैं। तो ये C को C हाफ के फॉर्म में लिखा, तो इसका रूट निकाला तो ये आ गया 0.01407, इसका C है, ये कंसंट्रेशन, ये तो मोलर कंडक्टिविटी है, तो इसका वर्गमूल निकाला, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका यहाँ पर लिख दिया, और इधर लैम्डा एम सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में दिया गया है, ये जो था वैसे ही लिख दिया। अब देखिए हमसे पहले पूछा जा रहा है कि दर्शाइए कि लैम्डा एम एवं C हाफ के मध्य आरेख एक सीधी रेखा है। ये दर्शाना है कि जो हम ग्राफ बना रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन है, और KCl के लिए लैम्डा 0M एवं A के मान दर्शाइए, और KCl के लिए हमें स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी एवं जो स्लोप है लाइन का उसको दर्शाना है, जिसे A बोल रहा है। तो इसको देखते हैं। तो देखिए कह रहा है कि लैम्डा एम Y अक्ष में एवं C हाफ X अक्ष का आलेख चित्र 2.7 में दर्शाया गया है। तो यहाँ पर देखिए हमने लैम्डा एम को Y अक्ष में और C हाफ को X अक्ष में रखा था, तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ भी ग्राफ बनाएंगे। तो ये ग्राफ बनाया गया है, इसको देखते हैं। तो ग्राफ बनाया गया है, कह रहा है यह देखा जा सकता है कि यह लगभग एक सीधी रेखा है, यानी लगभग सीधी रेखा है। तो देखें अंतःखंड C हाफ बराबर 0 से हम पाते हैं कि लैम्डा 0M यानी मानक मोलर कंडक्टिविटी या स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी, मानक मोलर चालकता 150.0 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल एवं A इक्वल टू माइनस स्लोप या ढाल इक्वल टू 87.46 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल पर लीटर की पावर हाफ यहाँ पर लिखा गया है। तो इसको देखते हैं पहले हम। ये देखिए यहाँ पर हाफ किया गया है क्योंकि रूट में है नीचे। तो यहाँ पर देखिए इसको देखते हैं, C हाफ इधर दिया गया है और मोलर कंडक्टिविटी इधर दिया गया। तो यहाँ पर देखिए C हाफ इधर है, मोलर कंडक्टिविटी ये दी गई है, तो क्रम से हम लिखते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 147.0 फिर 147.4, चूंकि Y अक्ष में मोलर कंडक्टिविटी दिखाई जा रही है, तो जैसे जैसे बढ़ेगी तो ऊपर डॉट डॉट करके हम लगभग जितना बढ़ रहा है, जैसे देखिए यहाँ पर
0 से 4 हो रहा है तो इतना अंतर, 4 से 8 हो रहा है तो इतना अंतर, 8 से 12 हो रहा है, 4 का अंतर है, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24, 24 से 28, इस तरह अंतर हो रहा है। तो इसलिए बराबर अंतर पे ये हम निशान लगा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर सी हाफ हम लिख रहे हैं 0 है, ये 0.005 है, 0.010 है, मतलब उतना ही अंतर हो रहा है 5 का, 0.015, 0.020, देखिए 5 का ही अंतर हो रहा है, इसलिए ये बीच का अंतर भी हम लगभग बराबर रखे हैं। ग्राफ खींचने के तरीके समझिए, तो ये बराबर रखा गया है। अब हमने ये ग्राफ बना दिया, जब ये हमने ग्राफ बना दिया तो ग्राफ में से अब देखिए कि हमको ये देखना है कि कितनी कंसंट्रेशन पर कितनी मोलर कंडक्टिविटी है। तो यहाँ पर देखिए जब हमारा 0.01407 कंसंट्रेशन है रूट में, तो ये मोलर कंडक्टिविटी 148.61 है। तो इसके पास लगभग ये 7 आएगा, 48 से कुछ नीचे, ये 0.6 है, तो 7 इससे कुछ ऊपर आएगा। तो इसको देखते हैं, और इसको यहां पर सीधा अगर हम खींच दें इस तरह से, इस तरह अगर खींचे तो जब हमारा मोलर कंडक्टिविटी 148.6 से कुछ ज्यादा है तो हमारी रूट में कंसंट्रेशन 0.015 से कुछ कम है। अब इसको देख लेते हैं, तो यहां पर देखिए 0.015 कह सकते हैं इसको, 0.015, इससे थोड़ा सा कम आ रहा था जब हमने किया है, तो 0.014 है, 5 से कुछ कम है। ये देखिए 148.67 है, 148.61 है, यानी 148.6 से थोड़ा सा ज्यादा है। तो इधर देखिए थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है और इधर थोड़ा सा कम आ रहा है ग्राफ बनाने में। तो ये वाला तो समझ में आ गया, तो इसलिए ये पॉइंट यहाँ बना दिया। अभी अगला पॉइंट देखिए, तो अगर इस पॉइंट का मिलान करें, ग्राफ कैसे बनाया जाता है समझिए। इससे 90 डिग्री पे, पॉइंट से 90 डिग्री पे इसमें रेखा खींच दी, 90 डिग्री से इसमें रेखा खींच दी। ये देखिए अब इसमें कंसंट्रेशन का जो रूट है 0.15 से ज्यादा आ रहा है, जब इसका मोलर कंडक्टिविटी 148.6 से कम है। अब इसको देख लेते हैं, तो देखिए 148.29 है, 148.6 से कम है। तो यहां पर देखिए रूट में कंसंट्रेशन 0.017 है, मतलब 0.020 से कम है। तो यहाँ पर देखिए लाइन खींचने में 0.15 से थोड़ा ज्यादा आ रहा है, 0.17 है, तो इससे थोड़ा देखिए ज्यादा आ रहा है। फिर से खींच करके देख लीजिए, देखिए थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, 0.017 यहाँ पड़ेगा, और 48 से थोड़ा ज्यादा है, तो ये देखिए ग्राफ यहाँ आ रहा है 148.2 से थोड़ा ज्यादा आ रहा है। तो देखते हैं 148.2 से 9 है, थोड़ा सा ज्यादा है, 3 हो जाएंगे। तो अब समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार इसको देख लेते हैं, चलिए दिखाई देते हैं, कंफ्यूजन ना हो कोई। तो यहाँ पर देखिए अगर ग्राफ खींच रहे हैं, इसको ऐसे मिलाइए, 147.8 से कुछ ज्यादा आ रहा है, 0.020 से कंसंट्रेशन रूट में कुछ ज्यादा आ रही है, तो 0.020 से कुछ ज्यादा और 147.8 से कुछ ज्यादा। देख लेते हैं, यहां पर देखिए 0.02283 है कंसंट्रेशन, 0.020 से कुछ ज्यादा। यहां पर देख लेते हैं मोलर कंडक्टिविटी 147.8 है,
147.8 से कुछ ज्यादा 1 है। तो यहाँ पर देखिए 147.8 से कुछ ज्यादा, यहाँ पर 0.020 से कुछ ज्यादा लाइन खींचने पर तो ये पॉइंट जो 90 डिग्री डाला गया दोनों में परपेंडिकुलर या ऊर्ध्वाधर रेखा वो यहाँ पर काटेगी। इसी प्रकार यहाँ पर तो ये जब ये बिंदुओं को मिलाएंगे तो देखिए एक सीधी रेखा प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो ग्राफ है हमारा, जो क्वेश्चन दिया गया है, कंसंट्रेशन और ये मोलर कंडक्टिविटी यानी मोलर चालकता, तो इनके बीच जब ग्राफ खींचा जाता है इसको रूट में लेकर के, तो एक सीधी रेखा हमको प्राप्त होती है। तो अभी देखिए केवल इतना प्रश्न हमारा हल हुआ है। अब आगे अभी केसीएल के लिए स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी यानी मानक मोलर चालकता एवं जो स्लोप है ए, जिसका ढलान को ए बोला जाएगा, उसके मान हमें ज्ञात करना। तो इसको देखते हैं। तो यहां पर देखिए अभी दो चीज बाकी हैं जो हम लोग नहीं समझे हैं। एक है हमारा ये अंतःखंड और एक है ढाल यानी स्लोप। तो देखिए स्ट्रेट लाइन मोशन का ये फार्मूला होता है। पहले हम ये फार्मूला लिख लें, लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा 0m माइनस ए सी की पावर हाफ। इसको हम लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा 0m माइनस ए रूट सी लिख सकते हैं, जो अभी हमारा ऊपर फार्मूला निकला है। अब देखिए हमारा जो ये ग्राफ आया है, ये ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन ग्राफ में फार्मूला होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। स्लोप क्या होता है, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन का स्ट्रेट लाइन ग्राफ का फार्मूला होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर देखिए ये अकेला है, इसमें दो हैं, इसका मतलब एम एक्स वाली साइड ये है ए रूट 2 और सी हमारा ये लैम्डा 0m है। तो ये जो स्लोप है हमारा यक्स हमारा रूट सी हो जाएगा और ये यम हमारा जो स्लोप है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, समझ में आएगा साफ साफ। ये इस तरह ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये हमारा स्ट्रेट लाइन फार्मूला, सीधी रेखा के स्लोप का फार्मूला है फॉर स्ट्रेट लाइन। तो एम एक्स हमारा ये रूट सी है और लैम्डा 0 हमारा ये सी है, इसलिए क्योंकि ये दो अक्षर है, ये अकेला है। तो जब हम इसको इधर करेंगे तो ये देखिए इसके साथ माइनस लगा है, तो स्लोप हमारा क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा। स्लोप हमारा माइनस ए होगा। अब देखिए अगर हमको माइनस ए निकालना है तो जाहिर सी बात है कि दो रेखाएं खींचते हैं, एक इधर एक इधर, एक एक्स एक्सिस में एक वाई एक्सिस में, इस प्रकार से। जैसे एक यहां से खींच दें और एक रेखा हम यहां से खींच दें और फिर इस पर ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री मान लें, तो ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। तो वाई एक्सिस में अंतिम बिंदु मान लो y2 मान लें, मान लो अगर इसको y2 मान लिया, इसको y1 मान लिया, अंतिम बिंदु को x2 मान लिया और इस साइड में x1 मान लिया, तो स्लोप हमारा tan थीटा होता है, tan थीटा। तो tan थीटा में क्या होता है, लंब बटे आधार यानी हाइट अपान बेस। तो लंब कितना होगा, लंब निकाले तो y2 माइनस y1 होगा और ये आधार कितना होगा, x2 माइनस x1। तो इसलिए स्लोप में हमने y2 माइनस y1 लिखा है अपान x2 माइनस x1। अब इसी में दो बिंदु जैसे y2 ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा, x1 यहाँ पे लंब डाल देंगे तो x1 ये हो जाएगा, यहाँ पे जो लंब जाएगा x2 वो हो जाएगा। तब इसको देखते हैं। अब देखिए अगर हम जो है
इसको y1 मान लें, इसको y2, इसको x2 मान लें, इसको x1 x2 y1 y2। तो स्लोप क्या होगा? y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। तो y2 148.61 माइनस y1 है 147.09 अपान x2 हमारा 0.01407 है और x1 कितना है? 0.03147 है। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 87.45 और माइनस ए है, स्लोप हमारा माइनस ए है। यहाँ देखिए प्लस लगा है, यहाँ माइनस है, तो ये माइनस ए हमारा स्लोप है, तो इसमें माइनस लगा देंगे। अब इसका मात्रक क्या होगा? यूनिट। तो ध्यान दीजिए y एक्सिस में क्या है? सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये ऊपर वाला हमने y एक्सिस लिया है तो सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और नीचे x एक्सिस लिया है ये, तो ये देखिए √c क्या है? मोल पर लीटर, और ये हाफ का मतलब रूट। तो ये देखिए हमने मोल पर लीटर लिखा और हाफ नहीं लिखा, रूट लगा दिया, तो ये हमारा यूनिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्या निकाल लिया? स्लोप निकाल लिया जो माइनस है। तो यही देखिए हमारा आंसर है। ढाल a बराबर माइनस ढाल इक्वल टू इतना आया। माइनस लगा दें, माइनस ढाल, तो ये ढाल की जगह इतना है। आप देखिए अब अगला हमसे पूछ रहा है लैम्डा 0m की वैल्यू। तो देखिए लैम्डा 0m की वैल्यू अगर निकालना है तो ये अधिकतम होती है, और अधिकतम के लिए ये स्लोप जो है, तो ये लैम्डा m की वैल्यू अधिकतम कहाँ है? यहाँ पर है अधिकतम। तो जब ये अधिकतम है तो x एक्सिस क्या है? 0 है, और x एक्सिस में क्या लिखा है? √c या c की पावर हाफ हमने दर्शाया है। सांद्रता यानी कंसंट्रेशन का रूट में जो कंसंट्रेशन है वो x एक्सिस में दर्शाई है। तो जाहिर सी बात है कि जब हम मैक्सिमम की बात करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम ही हमारा लैम्डा 0m है, तो जब मैक्सिमम की बात करेंगे तो लैम्डा मैक्सिमम यहाँ पर होगा, और यहाँ पर c की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। यहाँ से देखिए ऐसे लाइन x एक्सिस 0 है यहाँ पर, क्योंकि इधर जाएंगे तब ना x एक्सिस होगी। इस पॉइंट पर केवल y एक्सिस है, x 0 है। x में √c दिखाया गया है, इसलिए √c जो अंतःखंड है या इंटरसेप्ट वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम इस लाइन में आएगा, और ये 149.8 है। इससे भी ऊपर ये रेखा चली गई तो 149.8 से ज्यादा होगी, यानी लगभग 150 होगी सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो यही हमारी लैम्डा 0m की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम फार्मूले से देखें तो फार्मूले में भी अगर हम √c की वैल्यू यहाँ 0 रख देंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो लैम्डा 0m बराबर लैम्डा m हो जाएगा। तो लैम्डा m मैक्सिमम होगा लैम्डा 0m के, क्योंकि ये घटाया गया है। जब ये पूरा हट जाएगा तो अधिकतम वैल्यू जो होगी लैम्डा m की वही लैम्डा 0m होगी, यानी मानक मोलर सांद्रता या स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी। मानक मोलर सांद्रता नहीं, मानक मोलर चालकता यानी स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन करने के बाद हम नीचे पढ़ते हैं। तो कह रहा है कॉलरॉस एक साइंटिस्ट का नाम है, ने कई प्रबल वैद्युत अपघट्टों यानी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा 0m के मान के परीक्षण किए एवं कुछ नियमितताओं का अवलोकन किया, यानी कुछ कंटिन्यूटी थी उसको बताया। उन्होंने पाया कि वैद्युत अपघट्टों यानी इलेक्ट्रोलाइट माना कि NaX है एवं KX है के लैम्डा 0m यानी मानक मोलर चालकता के मानों का अंतर किसी भी x के लिए लगभग स्थिर रहता है। तो ध्यान दीजिए, जैसे ये इन्होंने नीचे लिखा कि उदाहरण दे रहा है कि उदाहरण के लिए पहले इसको पूरा आप अंडरलाइन कर लीजिए।
इसको यहाँ से ये पूरा अंडरलाइन करिए, ये पूरा अंडरलाइन हो जाएगा और इसके बाद ये पूरा अंडरलाइन हो जाएगा। अब देखिए उदाहरण के लिए वो बता रहे हैं, तो इस उदाहरण को हम लोग पहले समझते हैं, फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए टेम्परेचर यहाँ पर 198 केल्विन लिया गया है। जब हमारा टेम्परेचर नियत रहेगा तभी हम सही कैलकुलेशन कर पाएंगे किसी चीज को। जब टेम्परेचर स्थिर नहीं रहेगा तो सोलिबिलिटी, उसकी सांद्रता बार बार बदलती रहेगी, इसलिए टेम्परेचर को कांस्टेंट ले लिया है 298 केल्विन पर। क्या हो रहा है कि लैम्डा 0 m KCl माइनस लैम्डा 0 m NaCl इक्वल टू लैम्डा 0 m KBr माइनस लैम्डा 0 m NaBr। अब देखिए एक तरफ Cl लिया है और एक तरफ Br लिया है, K और Na वैसे ही है। अब एक चीज ध्यान देना है कि दोनों तरफ हम वैसे ही लिए हैं जिनकी जो पावर है, या यूं कहीं जो आयन बनेंगे उनका चार्ज +1 -1 +1 -1, इधर भी +1 -1 +1 -1 है, ये ध्यान देना है। तो कह रहा है ये अब जब हम निकालेंगे तो लैम्डा 0 m KI माइनस लैम्डा 0 m NaI। अब देखिए यही ये बराबर इसके है और ये सब बराबर इसके है, माने सब बराबर हैं और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 223.4 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो कहने का मतलब ये है कि +1 और -1 वाले जितने हैं सब की स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी यानी मानक मोलर चालकता या लैम्डा 0 m, ये देखिए लगभग उतना आ रहा है। KCl NaCl में घटाया गया है, KBr NaBr में घटाया गया या KI NaI में घटाया गया। ये लगभग 223.4 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आया। शर्त यह है कि 298 केल्विन टेम्परेचर कांस्टेंट रखा गया। इसी प्रकार से इन्होंने आगे पाया कि लैम्डा 0 m NaBr माइनस लैम्डा 0 m NaCl बराबर लैम्डा 0 m KBr माइनस लैम्डा 0 m KCl। तो इसमें लगभग आया 1.8 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये इन्होंने पाया। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए निगेटिव वाले कॉमन है, Cl कॉमन है और पॉजिटिव वाले बदल रहे हैं, एक तरफ के एक तरफ Na। इसमें भी देखें निगेटिव वाले सेम है क्योंकि Br निगेटिव होता है और K और Na बदल रहे हैं पॉजिटिव वाले। यहाँ भी देखिए निगेटिव I सेम है, K और Na बदल रहे हैं यानी पॉजिटिव वाले बदल रहे हैं। यहाँ पर देखते हैं Br और Cl निगेटिव वाले यहाँ बदल रहे हैं, Na सेम है। यहाँ पर देखिए Br Cl निगेटिव वाले बदल रहे हैं, K और K सेम है। तो एक तरफ पॉजिटिव सेम है, निगेटिव सेम है, इसमें पॉजिटिव सेम है। तो जब इस तरह हम करते हैं तो 1.8 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आता है मानक मोलर चालकता यानी स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी। तो देखिए इससे क्या पता चलता है कि NaX या KX के लैम्डा 0 के मान का अंतर किसी भी x के लिए लगभग स्थिर रहता है। ये बताया किसने? क्रॉस वैज्ञानिक ने। इसी को क्रॉस रूल भी बोलते हैं। ये तो देखिए कह रहा है कि उपरोक्त प्रेक्षणों यानी जो हमने प्रैक्टिकल किए के आधार पर उन्होंने आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का कोलराउस नियम दिया। कोलराउस के इस नियम के अनुसार एक वैद्युत अपघट्ट की सीमांत मोलर चालकता को उसके धनायन एवं ऋणायन के अलग अलग योगदान के योग के बराबर निरूपित किया जाता है। ध्यान दीजिए, वैद्युत अपघट्ट की सीमांत मोलर चालकता है यहाँ पर, जहां पर सीमा का अंत हो जाए यानी कंसंट्रेशन चेंज ना हो, उस स्थिति में। इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। देखिए
कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ एबव ऑब्जर्वेशन ही इनंसिएटेड कलरॉस लॉ फॉर इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। तो देखिए पहले ध्यान देना है कलरॉस लॉ फॉर इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। माइग्रेशन का मतलब इधर से उधर जाना, स्थानांतरण, और ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो कह रहा है द लॉ स्टेट दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी यानी सीमांत मोलर चालकता ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ द आयन एंड कैटायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की अगर बात करें किसी इलेक्ट्रोलाइट या वैद्युत अपघट्ट के, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, सम ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ आयन एनायन एंड कैटायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो सम ऑफ मतलब उसका योग, जो कैटायन और एनायन है उसको अलग अलग उनका जो कंट्रीब्यूशन है उनके जोड़ के द्वारा हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं सीमांत मोलर कंडक्टिविटी को किसी विद्युत अपघट्ट यानी इलेक्ट्रोलाइट की। तो यहाँ पर देखिए नीचे उसके बारे में बताया गया। तो यहाँ पर देखिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, फिर से यहाँ से समझते हैं। कह रहा है उपरोक्त प्रेक्षणों के आधार पर उन्होंने आयनों के अभिगमन, स्वतंत्र अभिगमन यानी एक जगह से दूसरी जगह इंडिपेंडेंट माइग्रेशन का कोलरॉस नियम दिया। कोलरॉस नियम के अनुसार एक वैद्युत अपघट्ट यानी इलेक्ट्रोलाइट की सीमांत मोलर चालकता यानी लिमिटिंग, उसकी लिमिट है, सीमा का अंत है यानी लिमिट है, अनंत नहीं है सीमा। तो मोलर चालकता को उनके धनायन एवं ऋणायन के अलग अलग योगदान के योग के बराबर निरूपित किया जाता है, उनको जोड़ करके, जो कैटायन और एनायन है। तो इस प्रकार यदि लैम्डा 0 यानी एवं लैम्डा 0 Cl माइनस क्रमशः सोडियम क्लोराइड आयनों की सीमांत मोलर चालकताएं हो यानी लिमिटिंग मोलर कंसंट्रेशन हो, तो सोडियम क्लोराइड की सीमांत मोलर चालकता निम्नलिखित प्रकार से दर्शाई जा सकती है या दिखाई जा सकती है। तो इसको देखते हैं, पहले इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इसको पूरा अंडरलाइन कर ही लिए हैं। ये देखिए सीमांत मोलर चालकताएं हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर है, सीमांत ध्यान दीजिए लैम्डा 0 m NaCl को लैम्डा 0 Na प्लस लैम्डा 0 Cl माइनस लिख सकते हैं। तो व्यापक रूप में यदि एक वैद्युत अपघट्ट यानी इलेक्ट्रोलाइट का वियोजन यानी डिसोसिएशन पर न्यू प्लस धनायन एवं न्यू माइनस ऋणायन यानी कैटायन और एनायन देता है, तब इसकी सीमांत मोलर चालकता यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को निम्नलिखित समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो इसको बॉक्स में बंद कर लीजिए, लैम्डा 0 m इक्वल टू न्यू प्लस लैम्डा 0 पॉजिटिव प्लस न्यू माइनस लैम्डा 0 निगेटिव, यानी पॉजिटिव और निगेटिव आयन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो है अलग अलग उसकी टोटल मोलर कंडक्टिविटी के बराबर है। यहाँ लैम्डा 0 प्लस एवं लैम्डा 0 माइनस क्रमशः धनायन एवं ऋणायन की सीमांत मोलर चालकताएं हैं यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, ये ध्यान देना है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, ना कि मानक मोलर चालकता यानी स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी, ध्यान देना है। तो 298 केल्विन पर कुछ धनायनों एवं ऋणायनों के लैम्डा 0 के मान 2.4 में दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए जो ग्राफ नीचे बनाया गया है ये टेबल, तो इसमें कुछ की लिमिटिंग जो है मोलर कंडक्टिविटी दी गई है, इनको याद करने कोई जरूरत नहीं है। अब आ जाता है दुर्बल विद्युत अपघट्ट। अब देखिए इस क्वेश्चन में जब हम लोग लैम्डा 0 m निकाले थे तो ये भी सीमा के अंत वाला ही निकाला है, सीमांत, तब ये 150.0 आया है, क्योंकि √2 की वैल्यू जब 0 रख देंगे तो लैम्डा 0 m के बराबर हो रहा था।
तो जो लैम्डा एम जो मैक्सिमम है वो यहाँ पर आया, लैम्डा 0 एम, लैम्डा एम मैक्सिमम है एक तरह से। यहाँ पर देखिए E0m ये मानक मोलर सांद्रता, मानक मोलर चालकता हमने बार बार बोला है, ये मानक मोलर चालकता नहीं सीमांत मोलर चालकता है। गलती से हमने इसको स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी बोल दिया है, मानक मोलर चालकता। ये मानक मोलर चालकता नहीं बल्कि सीमांत मोलर चालकता है, ये ध्यान देना है। अंग्रेजी वाली में लैम्डा 0m लिखा है, हिंदी वाली बुक में E0m लिखा है। तो ये सीमांत मोलर चालकता है जो अभी चर्चा हुई जिसकी। तो ये E0 मानक मोलर चालकता नहीं सीमांत मोलर चालकता है, इसको ध्यान देना है। गलती से हम मानक मोलर चालकता बोल दिए हैं क्योंकि E0 लगभग हर जगह मानक के रूप में, मानक वैल्यू जैसे मानक इलेक्ट्रोड विभव को E0 लिखता था और इलेक्ट्रोड विभव को ही लिखता था, तो इसीलिए मानक शब्द निकल गया है। इसको सीमांत मोलर चालकता मानिए। तो इस प्रकार से हम लोग प्रबल विद्युत अपघट्य पढ़ लिए। अब दुर्बल जो विद्युत अपघट्य है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।